नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डीएलएस के आईपीओ यानी कि दीपक चेमटेक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कॉल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997 के अंदर। यहाँ पर दीपक चेमटेक्स लिमिटेड जो है वो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के कलरेंट्स के बिजनेस के अंदर ये लोग यहाँ पर एंगेज है, जिनके जो यहाँ पर कलर्स वगैरह है जिनका इस्तेमाल जो है यहाँ पर फूड के अंदर, ड्रग के अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर, यहाँ पर क्लीनिंग कंपाउंड्स के अंदर, साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर और दूसरी ढेर सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनके जो यहाँ पर कलर्स हैं उसका इस्तेमाल होता है। और आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि ढेर सारी यहाँ पर कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स और दूसरी ढेर सारी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो उसी तरीके की अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट के अंदर इनके कलर्स का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आज 29 नवंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है, वहीं 1 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 76 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 1600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 23 करोड़ का टोटल इशू है और जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,28,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,56,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 99.40% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 73.05% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो हमें कुछ ज़्यादा सालों का डेटा नहीं दिया गया है, पिछले 2 सालों का ही डेटा दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग उसकी स्टडी के जरिए समझने की कोशिश करें, तो कंपनी के जो एसेट है उसके अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में 28 करोड़ के एसेट्स हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर कुछ खास ग्रोथ यहाँ पर नहीं है, बिकॉज 2022 के अंदर 54 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि घटकर 2023 के अंदर यहाँ पर 47 करोड़ का हो गया। और मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी इन लोगों का 22 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इसके अंदर हमें कुछ खास यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ और 23 लाख का था, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर 6 करोड़ और 31 लाख का हो गया। तो प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। और मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 3 करोड़ और 11 लाख का प्रॉफिट बुक कराएं। तो कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, प्लस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्व एंड सरप्लस की, तो इसके अंदर में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ कंपनी की बोरोइंग की, तो 2022 के अंदर कंपनी के ऊपर 2 करोड़ के करीब बोरिंग थी, जो कि घटकर 2023 के अंदर यहाँ पर 1 करोड़ और 36 लाख की हो गई। और मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर 2000 सितंबर के बीच के अंदर भी इन लोगों की जो बोरिंग है वो घटकर यहाँ पर 1 करोड़ और 20 लाख की हो गई। तो एज ऑफ नाउ कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ और 20 लाख की यहाँ पर जो है वो डेट और बोरिंग है। लेकिन कंपनी के एसेट्स और प्रॉफिट के कंपैरेटिवली ना के बराबर में बोरिंग है, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के जरिए कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें, तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 10 का है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पी है। कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। जब मैं आगे पेयर कंपेरिजन करूँगा तब आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं बात करूँ कि मार्केट कैप की, तो 86 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर 50% का है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 49.65% का है। तो इन लोगों का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर जो रिटर्न ला कर दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पर्सनली मुझे ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगा। वहीं अगर मैं बात करूँ कि डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.09 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब कि कंपनी यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर ना के बराबर में डेट है। और वहीं अगर मैं रिजर्व्स के कंपेरेटिवली बोलूँ, तो वर्चुअली अगर हम लोग देखने जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो 7 रुपीज़ एंड 90 पैसे के इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो ये भी हमें अच्छी सी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 40% का इन लोगों का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर दीपक चेमटेक्स लिमिटेड का पेयर कंपेरिजन करें, तो हमें यहाँ पर उन्हीं के सेक्टर की दूसरी 3 कंपनियाँ भी दी गई है। अगर हम लोग पी रेशियो वाइज बात करते हैं, यहाँ पर दीपक चेमटेक्स का जो पी रेशियो वो 10 का है। वहीं जो सेक्टर की दूसरी कंपनियाँ हैं उनका कंपेरेटिवली पी रेशियो में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब कि इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो दीपक चेमटेक्स का 40% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। वही कंपेरेटिवली जो दूसरी कंपनियाँ हैं उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है, मतलब कि इस आईपीओ के अंदर कंपनी की जो वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा फेयर है और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, भाई साहब ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो इन लोगों ने मेनली 2 रीज़न बताए। एक तो भाई जो अपने यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत मशीनरी और प्लांट्स वगैरह खरीदना चाह रहे हैं,
तो उसके अंदर पैसा लगाना चाह रहे हैं, साथ ही साथ इन लोगों की जो सब्सिडरी है उसके अंदर ये लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मेन ये 2 रीज़न है। बाकी साथ ही साथ इन लोगों ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को भी अपना रीज़न बताया है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी से आईपीओ को ओपन हुए पहला दिन हो चुका है। तो पहले दिन का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो कुछ इस तरीके का है। ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर 3.82 टाइम्स जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर 8.89 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही रिटेल कैटेगरी के अंदर 25.54 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही टोटली आईपीओ जो 15.27 टाइम्स जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो पहले दिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले दिन के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेल कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट आया, उसके बाद में एचएनआई कैटेगरी का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। और वहीं क्यूआईबी कैटेगरी का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। मतलब कि पहले दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर से 3.82 टाइम्स जितना सब्सक्रिप्शन आना तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा दीपक जेमटेक्स लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं और वहीं ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे खासे रिटर्न भी लाकर दे सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इनकी, तो पहले दिन के हिसाब से जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आखिरी दिन आते आते इन दोनों ही चीज़ों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिस्टिंग इन भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप लोग लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आखिरी दिन पर ही अप्लाई कीजिए, जिसके चलते आप लोग एक क्लियर कट डिसीजन ले पाए। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। और अगर आप लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को अप्लाई किया है तो आप लोग मेरे इस वाले वीडियो को जरूर से देखना। मैंने इसके अंदर डिटेल में एनालिसिस करके बताया कि क्या आपको टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है वो किस तरीके का है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे है और आने वाले टाइम के अंदर आपको कैसे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे रखनी थी। तो मैं मिलता हूँ सीधे आपको उस वाले वीडियो के अंदर।